गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारी सेकेंड में यूनिट नंबर 4 उसका पहला अध्याय भारतीय विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में है। हमने कल है वो गुटनिरपेक्षता के होने वाले लाभों के बारे में चर्चा की कि भारत को इससे क्या लाभ हुए हैं। गुटनिरपेक्षता के कारण जो हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई है उनसे हमें क्या क्या लाभ मिला है। तो गुटनिरपेक्षता ने पिछले 50 सालों से अधिक कार्यकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। मैंने कल पॉइंट लिखाए भी थे पन्ने पर। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, इसने उपनिवेशवाद और जो साम्राज्यवाद है उसकी समाप्ति के लिए हमेशा प्रयास किया है। एशिया अफ्रीका के देश लंबे समय तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप एशिया और अफ्रीका के नए देश कई देशों ने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकी। दक्षिण अफ्रीका में जो गोरी और काली वहाँ की जो श्वेत सरकार थी, वहाँ के अश्वेत या काले लोगों के साथ जो भेदभाव कर रही थी, उसके भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन के माध्यम से घोर विरोध किया गया है। और दक्षिण अफ्रीका में उसने रंग भेद की नीति को समाप्त करने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त इसने जो नव उदित राष्ट्र हैं, नए उदयमान जो राष्ट्र हैं, नए जो राष्ट्र जिनका जन्म हुआ है नए राष्ट्रों का, उनके मध्य ऐसे एशिया और अफ्रीका के पिछड़े गरीब विकासशील देश जो नवोदित हैं, नए नए राष्ट्र बने हैं, उनके मध्य एकता और सहयोग बढ़ाने में और विश्व मंच पर उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में गुटों से दूर रहकर संघर्ष को कम करने और विश्व शांति को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया। 1991 में आपको जैसा पता है कि सोवियत संघ का विभाजन हो गया, सोवियत संघ है वो विघटन हो गया। 1991 में यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, उसका विघटन हो गया था। और उस विघटन के साथ ही शीत युद्ध का दौर है वो समाप्त हो गया। आज पूरी दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि अब गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का जन्म ही दोनों गुटों से पृथक और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए हुआ था। लेकिन 1991 में जैसा आपको पता है कि सोवियत संघ का पतन हो गया, तो ऐसी स्थिति में अब गुटनिरपेक्षता का कोई अर्थ बचा है या नहीं है। तो इस आधार पर लोग हैं वो उसके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है, विदेश नीति की स्वतंत्रता से है। विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति, इसमें विदेश नीति की स्वतंत्रता हो, तो विदेश नीति की जहां पर स्वतंत्रता हो, तो गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है, स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति का परिपालन, दोनों गुटों से अलग रहते हुए, पृथक रहते हुए अपने स्वतंत्र और पृथक विदेश नीति को अपनाना क्या कहलाता है, गुटनिरपेक्षता कहलाता है। इसका उद्देश्य संप्रभु राष्ट्रों की समानता और उनकी संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित रखना है। जो संप्रभु देश हैं जिन्होंने संप्रभुता प्राप्त की है, तो संप्रभु देशों की या संप्रभु राष्ट्रों की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा है। तो संप्रभु देशों की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है, वो इसका उद्देश्य है, वो रहा है। इसके अतिरिक्त इसने इस संदर्भ में अपना औचित्य है वो सिद्ध कर दिया है। अब हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक है, यहाँ से शुरू होता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और चुनौतियों जैसे कि मानवाधिकार, विश्व व्यापार वार्ताएं, जलवायु परिवर्तन वार्ताएं अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के संदर्भ में इसने विकासशील देशों का जो दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत किया है। तो विश्व में जो उभरती हुई
हुई जो नवीन चुनौतियां हैं, उनका सामना करने, उन नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए इसने विकासशील देशों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। विकासशील जो देश हैं उनका दृष्टिकोण है वो देशों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो उसने विकासशील देशों का दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी मंच के रूप में कार्य करता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया है और दुनिया है वो द्विध्रुवीय व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। अब द्विध्रुवीय व्यवस्था है वो खत्म हो गई। अब पूरी दुनिया में दो ध्रुव नहीं रहे हैं। द्विध्रुवीय व्यवस्था है वो अब समाप्त हो गई है। द्विध्रुवीय व्यवस्था है वो समाप्त हो चुकी है। दुनिया में दो ध्रुव अब नहीं रहे। दुनिया में एकमात्र शक्ति और एकमात्र महाशक्ति वो अमेरिका ही है। पूरी दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई है। पूरी दुनिया में एक गुट, एक ही समूह, एक ही व्यवस्था है जिसे हम यूएसए या अमेरिका का गुट कहते हैं। तो अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था के लक्षण है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम देशों का सैन्य गुट नाटो अधिक मजबूत हुआ है। जो अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो बना है, अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप का सैन्य गुट नाटो मजबूत बना है। नाटो और अधिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप का सैन्य गुट है वो नाटो अधिक मजबूत बना हुआ है, क्योंकि वारसा नाम का कोई गुट नहीं रहा है। सोवियत संघ का पतन हो गया। अमेरिका एक ध्रुवीय व्यवस्था में एक महाशक्ति के रूप में, एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के मध्य सहयोग और एकता के रूप में कार्य किया है। तो गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के बीच में, एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका, जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, अमेरिकी देशों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित किया है। तो गुट निरपेक्षता ने जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उनके बीच में परस्पर सहयोग, समानता, समन्वय स्थापित किया है। तो एकता और सहयोग की भावना पैदा की है। आज भी इन देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता है। इस सहयोग को दक्षिण सहयोग के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया के देशों का दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ सहयोग। अतः गुट निरपेक्ष आंदोलन दक्षिण सहयोग को एक मंच प्रस्तुत करता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वह गुट निरपेक्ष आंदोलन दक्षिण सहयोग को स्थापित करता है। दक्षिण सहयोग को स्थापित करता है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन दक्षिण के बीच में जो सहयोग है, दक्षिण एशिया का, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका के देशों के साथ जो सहयोग है, समन्वय, एकता का भाव है, उसको वह स्थापित करता है। आज गुट निरपेक्ष देशों के आज तक 17 शिखर सम्मेलन स्थापित हो चुके हैं। 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में
17 से 18 सितंबर 2016 को आयोजित हुआ। इसमें विकास के लिए शांति, संप्रभुता और समरसता को इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया। तो 17वां शिखर सम्मेलन है, जो 17वां शिखर सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका का देश है, वेनेजुएला के मार्गरीता शहर में 17-18 सितंबर 2016, 17-18 सितंबर 2016 को आयोजित हुआ। तो जो 17वां जो वाशिंगटन बेटा शिखर सम्मेलन, 17वां जो शिखर सम्मेलन है वह वाशिंगटन से दूर, अमेरिका के इससे दूर जो दक्षिण अमेरिका का देश है वेनेजुएला, उसके मार्गरीता शहर में 17-18 सितंबर 2016 को में आयोजित हुआ। तो इसके अतिरिक्त जो 16वां शिखर सम्मेलन है, इसमें ईरान की राजधानी तेहरान में संपन्न हुआ। जो 16वां सम्मेलन था वो ईरान की राजधानी कौन सी है? तेहरान में आयोजित हुआ। जो 17वां सम्मेलन है वह वेनेजुएला के शहर मार्गरीता में, और 16वां शिखर सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित किया गया। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शिखर सम्मेलन में पुनः एक बार राष्ट्रों की संप्रभुता और विदेश नीति के स्वतंत्रता के मुद्दे को उठाया गया था। आज भी विश्व के प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए, आज भी विश्व की जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सक्रिय भूमिका है, सशक्त भूमिका है। आज विश्व में विकासशील देशों का एक समान भागीदारी प्रदान किया तथा विश्व की प्रमुख चुनौतियों जैसे कि सुरक्षा, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्या आदि को इसने प्रभावशाली ढंग से इसका सामना कर सके। विश्व व्यवस्था में अनेकों अभिकरण ऐसे जिसके निर्णय निर्माण में विकासशील देशों की भूमिका नहीं है। अतः विश्व की विभिन्न संस्थाओं में विकासशील देशों की अधिक सशक्त प्रभावी भूमिका की आवश्यकता है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्था हैं उन पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF तथा जो अन्य वित्तीय आर्थिक संस्थाएं हैं, संस्थाओं के माध्यम से, अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से, तो IMF तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से इस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। विकासशील देशों पर या इन पर माध्यम से विशेष विकासशील देशों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है, अधिक जोर देने की आवश्यकता है। तो इनके माध्यम से विकासशील देशों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर विशेष रूप से जोर देने की आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व के विभिन्न देशों के बीच तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसने विश्व के विभिन्न देशों के बीच, जो दुनिया के विकासशील, पिछड़े, अविकसित राष्ट्र हैं उनके बीच में सांस्कृतिक सामाजिक जो पिछड़े हुए देश हैं उनके बीच में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के आदान प्रदान को भी सार्थकता है। तो जो विकासशील देश हैं उनके सांस्कृतिक
सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक मूल्यों के परस्पर आदान प्रदान के लिए सार्थक है, तो जो विकासशील देश हैं उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और जो राजनीतिक मूल्य हैं उनके परस्पर आदान प्रदान के लिए भी गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो अधिक सार्थक है। गुट निरपेक्षता और वर्तमान सरकार, जो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसकी गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइड मूवमेंट को लेकर क्या नीति है, क्या वर्तमान में जो सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसकी क्या सोच है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक देशों में भारत भी शामिल है। आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सिंगापुर से लेकर क्यूबा तक विभिन्न परिवेश वाले देश इसके सदस्य होना इसको और अधिक प्रासंगिक बनाता है। आपको पता है भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवाद पीड़ित देशों में से एक है। तो आतंकवाद की लड़ाई में जो आतंकवाद जो टेररिज्म की लड़ाई है, उस टेररिज्म की लड़ाई में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश हैं उनका समर्थन है वो अपरिहार्य है। तो आतंकवाद के विरुद्ध विश्व देशों के समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसका सहयोग अपरिहार्य है। और सहयोग है वो या समर्थन अपरिहार्य है। तो भारत को पाकिस्तान को अलग थलग करने और आतंकवाद के मुद्दे पर उसे घेरने के लिए, तो पाकिस्तान को अलग थलग करने और आतंकवाद के मुद्दे पर उसे घेरने में गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो एक उचित मंच प्रदान करता है, ताकि पाकिस्तान को दुनिया की बिरादरी से पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, ताकि पाकिस्तान का साथ कोई नहीं दे सके और आतंकवाद के मुद्दे पर उसे घेरने में गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक महती अपरिहार्य भूमिका है। तो उसके लिए उसने उचित मंच तैयार किया। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए कई सालों से प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है अभी? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत एक विशाल सैन्य शक्ति है, भारत एक दुनिया का उभरता हुआ बाजार है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है, भारत विशाल बाजार है, भारत की सैन्य शक्ति है, उसने दुनिया में शांति व्यवस्था को स्थापित किया है। ऐसे कई कारण जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व राजनीति में या भारत है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए सबसे प्रमुख देशों में से एक है। तो भारत है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो उसके लिए भारत है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य का दावा पेश करे। उसके लिए यह जरूरी है कि उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों का समर्थन मिले या गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन मिले। तो भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, स्थायी सदस्य है वो बनना चाहता है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए कई सालों से कटिबद्ध है, कई सालों से भारत प्रयास कर रहा है कि सुरक्षा परिषद का मौजूदा ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए। जो 1945 का ढांचा है उससे दुनिया कई बार बदल चुकी है, दुनिया में बहुत नदियों का पानी बह चुका है। भारत, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी जैसे देशों को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। उसके लिए हमें
उसके लिए हमें गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन की आवश्यकता है। गुट निरपेक्ष देशों के समर्थन की आवश्यकता है, उनका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। समर्थन की आवश्यकता है। तो भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, गुट निरपेक्ष देशों के समर्थन की उसी महती आवश्यकता है। तो इसके अतिरिक्त भारत जिस तरह से विदेश नीति का अनुकरण कर रहा है, उसको देखते हुए गुट निरपेक्षता की नीति आज भी उतना महत्व रखते हैं जितना कि इसकी संगठन की स्थापना के समय था। आज की विदेश नीति की व्यवस्था को देखते हुए हम इसे संगठन की सदस्यता को अर्थ न लगे, परंतु इस परिवर्तनशील दौर में विश्व समुदाय के साथ साथ चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। विश्व समुदाय के साथ अपने आप को चलाना, अपने आप को चलायमान करना, इसके साथ ही विश्व में अपनी अग्रणी भूमिका निभाना, सुरक्षा परिषद के शांति कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाना, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करने में जो गुट निरपेक्ष देश हैं, जो गुट निरपेक्षता के एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जो भारत का समर्थन करते हैं, भारत अपना दावा है वो तेजी से या मजबूती से रख सकता है यदि उसे गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन हासिल होगा। तो आज की विदेश नीति की व्यवस्था को देखते हुए इस संगठन की सदस्यता अर्थपूर्ण चाहे नहीं लगे, आज की विदेश नीति दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। आज अमेरिका के साथ भारत के घनिष्ठ और प्रगाढ़ संबंध हो चुके हैं, लगे हमें सही ये नीति व्यवहारिक नहीं लगी, फिर भी विश्व शांति में भारत के अपने दावे, सुरक्षा परिषद में उसकी सदस्यता के दावे, इसके लिए गुट निरपेक्ष देशों का साथ साथ चलना, भारत के लिए साथ साथ चलना एक अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है। भारत चाहता है कि उसकी विदेश नीति है वो तर्कपूर्ण, व्यवहारिक लगे और दुनिया की बदलती हुई समसामयिक परिस्थितियों के अनुकूल लगे। इसके लिए उसे जो विश्व संस्थाएं उसमें सक्रिय सदस्य बनकर उसको भाग लेना चाहिए। तो भारत की विदेश नीति के हम नए आयामों के बारे में पढ़ेंगे। अब तो भारतीय विदेश नीति के नए आयाम, भारत ने 90 के दशक में आर्थिक क्षेत्र में, आपको पता है भारत ने 90 के दशक में अपने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, जिसे हम एक ही बात कहते हैं उदारीकरण, बाजारीकरण, वैश्वीकरण, ये एक ही व्यवस्था के नाम है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण की नीति अपनाई भारत ने 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया था, पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई थी, तो भारत के बाजार थे उस समय बंद थे, तो भारत ने जो हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और जो अर्थशास्त्री थे उस समय अर्थ मंत्री थे हमारे देश के, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने विदेशी पाबंदी, विदेशी प्रतिबंधों, नियमों, कानूनों को सरल बनाया, उदार बनाया, और इस नीति को हम उदारीकरण की नीति कहते हैं, जिसके द्वारा भारतीय बाजारों को विश्व की कंपनियों के लिए, एफडीआई के लिए खोल दिया गया था। विश्व की कंपनियां भारत में आए, निवेश करें। तो आपको पता है तब से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति में मुख्य आधार बने हुए हैं। भारत एक तेजी से उभरती हुई दुनिया में अर्थव्यवस्था, आपको पता है भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कोरोना काल से पहले भारत वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, उसको आकर्षित करने वाला दुनिया का सबसे प्रमुख देश था। इसकी निरंतरता भी रही है, इसमें किसी समय पर आमूलचूल परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। भारत की विदेश नीति है उसमें विशेष रूप से कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, मात्र सरकार बदलने से भारत की विदेश नीति नहीं बदली है, उसकी रूपरेखा ढांचे में परिवर्तन नहीं आया है। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है एक सुरक्षित और स्थिर भारत, एक सुरक्षित और स्थिर भारत का विकास, जिसमें भारत का आर्थिक विकास है वो अनवरत जारी रहे, भारत है वो तरक्की को प्राप्त करता रहे। तो भारत ने अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण की नीति को अपनाया। 1991 में जब हमें विदेशी मदद खत्म हो गई, हमारा विदेशी भंडार खत्म हो गया, तो हमें विदेशी करेंसी की आवश्यकता थी। ऐसे में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने बड़े समझदारी से भारतीय बाजारों को, उदारीकरण की नीति को अपनाया और विदेशी संस्थागत निवेशकों, विदेशी कंपनियों, विदेशी ब्रांड, एफडीआई के जरिए भारत के दरवाजे वो विश्व समुदाय के लिए खोल दिए। और आज भारत का फॉरेन रिजर्व है वो अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर है। आज हम दुनिया के देशों को आर्थिक सहायता देते हैं, लेते नहीं हैं।
तो मात्र सरकार बदलने से भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत, हम चाहते हैं कि भारत एक सशक्त आर्थिक विकास है उसका जारी रहे, सशक्त उसकी भूमिका रहे। तो बेटा इसके बाद में जो टॉपिक बचता है उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। ये आपका टॉपिक है, इसको लिखना है और जो मैंने पढ़ने में लिखा है उसको जरूर जरूर से लिखना है, याद करना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।